जरा सोचिए, क्या कोई सरकार युद्ध शुरू करने के लिए खुद पर ही हमला कर सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन हाल ही में एक ऐसी ही चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई है। और अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की नींव हिला सकती है। तो चलिए आज इसी दावे के पीछे की दलीलों को जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल यही है, क्या अमेरिकी सरकार वाकई युद्ध शुरू करने के लिए खुद पर हमला कर सकती है? ये सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन कुछ हालिया घटनाओं के बाद ये सवाल अब बहुत गंभीरता से पूछा जा रहा है। मतलब, क्या कोई देश जंग के लिए अपनी ही जमीन पर अपने ही लोगों की बलि दे सकता है? देखिए, एक बहुत ही विवादास्पद थ्योरी है और उसका जवाब है हाँ। ये थ्योरी दावा करती है कि अमेरिका ऐसा बिल्कुल कर सकता है। तो चलिए अब उन तर्कों को देखते हैं जो इस चौंका देने वाले दावे के समर्थन में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इस थियरी के क्यों वाले हिस्से पर। मतलब आखिर अमेरिका को ऐसा करने की जरूरत ही क्या पड़ सकती है? इसका जवाब कहा जा रहा है कि उस मुश्किल हालात में छिपा है जिसमें अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ है। इस थ्योरी के मुताबिक अमेरिका इस वक्त एक गहरे संकट में है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। खाड़ी के देश जो कभी करीबी सहयोगी थे, वो भी अब दूरी बना रहे हैं। जंग में कोई साफ जीत दिख नहीं रही और हर रोज करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ऊपर से ईरान ने हॉर्मोज जल डमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया है। हालात इतने खराब हैं कि रूस पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील देनी पड़ रही है। तो जब इतनी हताशा हो तो ये एक बहुत खतरनाक कदम उठाने का एक मजबूत कारण बन सकती है। अब इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि हमें इतिहास में भी देखना चाहिए। वो पूछते हैं कि क्या ऐसा पहले भी हुआ है, क्योंकि इस दावे के मुताबिक ये पहली बार नहीं होगा जब अमेरिका पर जंग में जाने के लिए झूठे बहाने बनाने का आरोप लगा हो। और इसके लिए वो कुछ उदाहरण भी देते हैं, जैसे 1964 की गल्फ ऑफ टोंकिन की घटना, जो बहुत विवादित थी, और उसी के बाद वियतनाम युद्ध बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। फिर 2003 में इराक पर हमला, ये कहकर कि वहां WMDs यानी सामूहिक विनाश के हथियार हैं, जो बाद में कभी मिले ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आज जो ईरान से खतरे की बात हो रही है, क्या वो भी वैसा ही एक बहाना है? क्या इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है? और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसे इस पूरी थियरी का सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है, और वो है व्हाइट हाउस के अंदर से आई एक खबर, एक बहुत ही ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी का इस्तीफा। और यहीं से शक की सुई और भी गहरा जाती है। ये हैं जो केंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ। ये कोई मामूली अधिकारी नहीं थे, बल्कि एक सम्मानित सैनिक, एक वेटरन। जब आतंकवाद को रोकने वाला देश का सबसे बड़ा अफसर अचानक ही अपने पद से इस्तीफा दे दे, तो जाहिर है इसे एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। और कहा जाता है कि उनके इस्तीफे वाले खत का एक हिस्सा लीक हुआ, जिसमें कथित तौर पर यह लिखा था, ईरान से संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई तत्काल खतरा नहीं था। सोचिए, ये एक लाइन सरकार की बताई पूरी कहानी पर ही सीधा सवाल खड़ा कर देती है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है सरकार का आधिकारिक पक्ष, जो कहता है कि ईरान एक बहुत बड़ा खतरा था और वो अमेरिका पर हमला करने ही वाला था। और दूसरी तरफ है ये थियरी, जिसका मानना है कि ये युद्ध वॉशिंगटन में प्रभावशाली इजराइल लॉबी को खुश करने के लिए शुरू किया गया था। तो हमने क्यों की बात कर ली, अब सवाल आता है कैसे। अगर अमेरिका को ऐसा करना हो तो वो करेगा कैसे? और जवाब है डिजिटल फॉल्स फ्लैग। देखिए, आज के हाईटेक जमाने में किसी देश को घुटनों पर लाने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं है, एक बड़ा साइबर हमला ही काफी है। तो ये डिजिटल फॉल्स फ्लैग होता क्या है, इसे आसान भाषा में समझिए। ये एक ऐसा सीक्रेट साइबर ऑपरेशन है जो करता कोई और है, लेकिन उसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि लगे कि इसे किसी और ने किया है। मतलब हमला खुद करो और इल्जाम दुश्मन पर डाल दो। ये धोखे का एक बहुत ही मॉडर्न तरीका है। और इस थ्योरी के मुताबिक इसके लिए एक 4 स्टेप का प्लान भी तैयार था। स्टेप 1, एक बहुत बड़े साइबर हमले से अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिजली या बैंकिंग सिस्टम को ठप कर दो। स्टेप 2, ऐसे सबूत प्लान करो जिससे लगे कि ये काम ईरानी हैकर्स का है। स्टेप 3, इस हमले के नाम पर देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दो। और स्टेप 4, युद्ध को और आगे बढ़ाने के लिए सारी एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथ में ले लो। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका असली फायदा किसे मिलेगा? इस पूरे खेल में अनदेखा विजेता कौन है? मतलब अगर अमेरिका इस जंग में उलझा रहता है तो असल में जीत किसकी हो रही है? और यहाँ इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है,
इस थ्योरी का तर्क है कि मध्य पूर्व में अमेरिका के फंसे होने का सीधा और सबसे बड़ा फायदा रूस को हो रहा है। सोचिए, जिस रूस को रोकने के लिए अमेरिका ने इतने कदम उठाए, वही रूस इस स्थिति में सबसे ज्यादा मजबूत हो रहा है। अमेरिका का सारा ध्यान और पैसा यहां लगा है और रूस को एक तरह से खुली छूट मिल गई है। तो आखिर में जो केंट का इस्तीफा और सरकार की कहानी, ये सब मिलकर कई बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करते हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब सत्ता दांव पर हो तो फिर सच की कीमत क्या रह जाती है।